हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीडी 103 अधिगम एवं शिक्षण की यूनिट थर्ड को। और यूनिट थर्ड में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, पहले हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यू जो 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोस्तों, उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अगर आप रटने पर बिलीव नहीं करते और सीखने पर करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखना, आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत एवं अनुकूलन सिद्धांत। तो दोस्तों, इसके तीन नाम हैं, एक तो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत और एक अनुकूलन सिद्धांत। तो आपको याद रखने हैं, तीनों एग्जाम्स में पूछ सकता है, कोई सा भी आपको नाम देके। तो इसके जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, वो इवान पावलोक हैं। पावलोक ने ये सिद्धांत दिया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि 1904 में पाचन क्रिया पर इन्होंने एक शोधन किया, प्रयोग किया था, वो कुत्ते पे किया था। आपको याद रहना चाहिए, ये कुत्ते पर प्रयोग था पावलोक का। और 1904 में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि इनकी तीन स्टेज बताई इन्होंने इस सिद्धांत में, पाचन क्रिया को शोध करके तीन स्टेज बताई। जब कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता था तो उसके मुंह में लार आती थी, तो इसी भोजन को बोला जाता था अनकॉन्शियस स्टिमुलस, यानी उद्दीपक। अनकॉन्शियस रहता था दोस्तों ये, तो अनकॉन्शियस रखने पर क्या होता था, अनकॉन्शियस हमें अनुक्रिया प्राप्त होती थी। लेकिन जैसे ही हमने घंटी मतलब कॉन्शियस लेके आए हम यहाँ पर और अनकॉन्शियस भोजन रखा, तो इसके बाद जो लार डेवलप हुई वो अनकॉन्शियस स्टिमुलस अनुक्रिया प्राप्त हुई दोस्तों। और अगर घंटी जैसे केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं रखा तो दोस्तों उसके मुंह में लार तो आई, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए आई, उसके बाद भोजन नहीं रखा तो वो चली गई। तो इसको आपको तीन स्टेज हैं, आपको तीनों की याद रखनी है। जब आप स्वाभाविक उद्दीपक होता है तो दोस्तों स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, और जब स्वाभाविक अनस्वाभाविक उद्दीपक होता है तो अनस्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो स्टेज आपको याद रखनी है दोस्तों, दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्किनर। बीएफ स्किनर का जो हुआ था दोस्तों, बीएफ स्किनर ने 1950 और 54 में एक जो सिद्धांत दिया, उसके नाम था, सिद्धांत का नाम था, एक तो क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत एवं सक्रिय अनुबंधन, प्रवर्तन अनुबंधन। दोस्तों तीनों आपको याद रखने, और एक साधनात्मक अनुकूलन। दोस्तों चार ये नाम है इसके, आपको चारों याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें अनुक्रिया मतलब केवल अनुक्रिया का सिद्धांत था, इसमें उद्दीपक नहीं था, मतलब एस नहीं था, केवल आर टाइप था ये। तो अनुक्रिया का सिद्धांत था खाली। अब इसने दोस्तों जो रिसर्च करी वो करी चूहे पर, अध्ययन किया। अनुक्रिया करने वाला यहाँ चूहा था, और इस सिद्धांत में कहीं उद्दीपक नहीं मिलता। तो उद्दीपक दोस्तों बेसिकली होता है लक्ष्य, तो उद्दीपक टाइप का नहीं था, ये आर टाइप का था। लेकिन पावलोव का सिद्धांत था, जो ये पावलोव का सिद्धांत था, ये उद्दीपक का था, तो ये एस टाइप था। आपको याद रखना, ये एस टाइप था, इसमें कहीं उद्दीपक नहीं मिलता, ये आर टाइप था। और 1938 में दोस्तों इसने कबूतर पे भी एक सिद्धांत पर भी कबूतर के पे सिद्धांत भी दिया। और अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर। बस ये आपको याद रखना, बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत था आर टाइप था, और चूहे पर अध्ययन किया पहली बार। और ये दोस्तों इनके नाम याद रखने हैं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन बस यही आएगा कि आपको नाम दे देगा कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये बीएफ स्किनर ने किया, आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट है वो है थार्नडाइक का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो नाम है ये है प्रयास त्रुटि सिद्धांत, सीखने का उद्दीपक एवं सीखने की अनुक्रिया। तो दोस्तों सीखना जहाँ पे वर्ड आ जाए थार्नडाइक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। थार्नडाइक सिद्धांत 1911 में दोस्तों आया ये। थार्नडाइक ने, अब इसका जो सिद्धांत था वो एस आर टाइप दोनों टाइप था, मतलब उद्दीपक भी था और अनुक्रिया भी थी, तो दोनों टाइप का था। और इसने जो प्रयोग किया वो बिल्ली पर प्रयोग किया पहले दोस्तों, और बिल्ली पे प्रयोग, और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है तीन चीज़ें। अब इन्होंने सीखने की दो प्रकार बताए, एक प्राथमिक नियम बताया सीखने का, सॉरी, इसने जो दो टाइप बताई सीखने की, एक औपचारिक एक अनौपचारिक बताई। तो सीखने का गौण नियम भी इसे कहा जाता है। तो सीखना जहाँ पे वर्ड आ जाए दोस्तों तो आप थार्नडाइक लगा देना, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सीखने की अनुक्रिया का सिद्धांत या सीखने के उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया, तो थार्नडाइक ने दिया। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट या कोहलर सूझ सिद्धांत। दोस्तों सूझ यहाँ पे वर्ड आ जाए आपको, कोहलर इसके प्रवर्तक थे बेसिकली, तो कोहलर लगा देना दोस्तों आपको। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत था दोस्तों, वो इसके प्रवर्तक तो वर्धीमान थे, लेकिन कोहलर ने इसे प्रयोगकर्ता कोहलर थे, तो इसलिए कोहलर को माना जाता है यहाँ पर।
तो आपको अगर अंतर्दृष्टि सिद्धांत या गेस्टाल्ट या कोयलर सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत आए तो आपको कोयलर आंसर लगाना है दोस्तों। कोयलर इज द राइट आंसर। एंड कोयलर ने चैंपाजी, सबसे पहले चैंपेंजी जो बंदर होता है दोस्तों उस पर इस सिद्धांत को प्रयोग में लाया गया और इस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रयोग ये था कि एक बार एक डब्बे में बंद कर दिया किसको, चिंपैंजी को, और उसके ऊपर दो यहाँ पर केले, दोस्तों आपको याद रखना है इस सिद्धांत में केलों का यूज हुआ। तो केले लटका दिए दोस्तों ऊपर और दो डब्बे रख दिए। तो दोस्तों पहले तो उसने चिंपांजी ने सोचा कि क्या करें इनका, फिर दोनों डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रख के और उसके ऊपर चढ़ के केले को ले लिया। तो दोस्तों ये सूझ डेवलप हुई इसके अंदर, इसलिए इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको अचानक सूझ का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो कोयलर आपको आंसर लगाना है। अब ये तो दोस्तों नेक्स्ट है क्षेत्रवादी सिद्धांत। तो क्षेत्रवादी सिद्धांत का दोस्तों बात करूं मैं, तो क्षेत्रवादी सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो कर्ट लेविन आपको याद रखना है, इसका नाम है कर्ट लेविन। तो बेसिकली यहाँ से जो सिद्धांतों में से क्वेश्चन आएगा बस यही आएगा दोस्तों कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और कौन से सन में किया, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, यही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्षेत्रवादी सिद्धांत था, कर्ट लेविन ने बनाया, मूलतः गणितज्ञ थे दोस्तों ये। ठीक है, अब नेक्स्ट लगा लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अधिगम से अभिप्राय है, तो दोस्तों अधिगम से अभिप्राय क्या है, सीखना है, न कि पढ़ना। तो आपको याद रखना है। अब प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने वाला है, ये किसका कथन है, तो ये थॉमसन का कथन है। ऑप्शन ए इज अ गुड राइट आंसर। प्रेरणा के स्रोत हैं, तो दोस्तों ये सारे स्रोत हैं, चालक व प्रेरक, उद्दीपक, आवश्यकताएं। कोयलर ने अपना अधिकांश प्रयोग किस पर किया, तो दोस्तों आपको पता है कोयलर ने अपना जो क्या है वो सी किया है बंदर और वनमानसों पर किया था। मैस्लो ने किस मानव प्रेरक का अधिक बल दिया, तो मानव प्रेरक की बात करें तो आत्म कार्यान्वयन प्रेरक कर दिया। कोयलर ने वनमानस को सीखने के लिए रखा, तो दोस्तों क्या रखा था, बॉक्स भी रखे थे, केले भी रखे थे। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कोयलर ने सूझ द्वारा सीखने व निम्नलिखित विशेषताएं बताई, तो दोस्तों उपरोक्त सभी सारी समस्या बताइए। जैविक प्रेरक है, तो दोस्तों इसका आंसर है ए नीत, एक जैविक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक है, तो सामाजिक प्रेरक क्या है, तो ये ए हो जाएगा आत्मगौरक। सीखने की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादन कौन है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा नाम दे दिया, अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रेरणा सीखना वर्ड आ गया दोस्तों, तो थॉर्नडाइक लगाना है आपको। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत, तो सूझ आ गया दोस्तों, सूझ का मतलब ये सी कोहिलर का सिद्धांत है। प्रेरणा के मूलतः कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों प्रेरणा के 3 अंग होते हैं। मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताओं हेतु किस अभिप्रेरणा को अधिक प्रभावशाली माना, दोस्तों इसका आंसर है ब्राहा अभिप्रेरणा को। निम्न में से जैविक प्रेरक है, तो दोस्तों जैविक प्रेरक है उपरोक्त सभी। थॉर्नडाइक का योगदान दिया, तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने योगदान दिया वो शिक्षा मनोविज्ञान में दिया। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, ये कथन किसका है, तो दोस्तों बी हो जाएगा कैच एंड कैचफील्ड का। निम्न के अभाव में प्रेरणा की अनुक्रिया आरंभ नहीं हो सकती, तो दोस्तों सी हो जाएगा इसका आंसर। आवश्यकता के बिना प्रेरणा की अनुक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। कोयलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूझ के सिद्धांत के लिए। सूझ का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों ये गेस्टल्टवादी। निम्न में से गलत है, तो दोस्तों गलत आपको चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सीखना एक जातीय प्रक्रिया है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सत्य असत्य, तो सत्य है ये। आशुबेल के अनुसार सीखने के कितने प्रकार हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, सीखने के 5 प्रकार हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो दोस्तों इसका आंसर है इसका आंसर है बी इज द अमेरिकन। हम करके सीखते हैं, तो दोस्तों ये किसका कथन है, तो ये है बी डॉक्टर मेस का। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक, दोस्तों सीधा सा नाम दे रहा है और इसका आंसर है पावलोव। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, तो दोस्तों इसका स्किनर हो जाएगा। अधिगम की प्रकृति है, तो दोस्तों अधिगम की प्रकृति उपरोक्त सभी। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रारंभ में सीखना समय प्राणी का व्यवहार या प्रतिक्रिया होती है, तो दोस्तों इसका आंसर है असंगठित। सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत सर्वप्रथम प्रयोग में किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर है थॉर्नडाइक। कोयलर तथा कोफ्का मनोवैज्ञानिक थे, तो दोस्तों ये थे गेस्टल्टवादी थे, आपको याद रखना है। गेस्टल्टवादी का संबंध है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी संग्रह एवं संपूर्ण से। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो किसने कहा है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुड ने किया है, ये बोला है। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, आवश्यकता के बिना कोई भी प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है। सामाजिक प्रेरक है, तो दोस्तों सामाजिक प्रेरक हो जाएगा आत्मगौरव।
शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसका? निदानात्मक परीक्षण का। व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, वॉटसन ने दी। जहाँ शिक्षण होता है वहीं आवश्यकता है, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिगम। पावलोव की लार ग्रंथियों में संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक उद्दीपक, इसको CS भी बोलते हैं दोस्तों। स्वाभाविक उद्दीपक होता है UCS। अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य हेतु किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये पावलोव को दिया गया 1904 में। हम करके सीखते हैं, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर मेस का है ये। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है कोहिलर। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी से अधिक होती है? तो दोस्तों प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उसकी 140 से ऊपर बुद्धि होती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करना दोस्तों। थैंक यू।